बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रियाज नदीम और आज हम आगाज़ कर रहे हैं पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड। ये पहले इंडियन पीनल कोड था आईपीसी और पाकिस्तान के क़याम के बाद इसी को कुछ चेंजेस के साथ पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान पीनल कोड के तौर पर अप्लाई कर दिया गया। इसके अंदर दरअसल है क्या, ये कवर्स आल क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स, क्राइम और उनकी सज़ाएं वो बयान की गई हैं। इसको हम सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ कहते हैं, यानी इसमें हर चीज़ सेपरेटली मुकम्मल अपनी हैसियत के अंदर मौजूद है। लाइक के अगर सेक्शन 380 है तो वो चोरी की एक किस्म को जो है वो बताता है थ्री, और इसी तरह अगर हम देखें 302 है मर्डर, फिर अटैम्प्ट टू मर्डर में आ जाती हैं कुछ चीज़ें, 307 है, ठीक है, और अटैम्प्ट टू मर्डर 324 भी है, 324 भी होता है। अब ये 307 में अटैम्प्ट किस टाइप की है और 324 में किस टाइप की है, यानी यहाँ पे हर किस्म की जो दफ़ा है या हर किस्म का जो सेक्शन है वो सेपरेट सिचुएशन को जाहिर करता है। ये एक दूसरे से जिस तरह सीआरपीसी में है या किसी और प्रोसीजरल लॉ में है, वहाँ पे चीज़ें होती इंटरकनेक्टेड। तो ये सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है। इसमें अब ये समझ लें कि हर सेक्शन अपनी हैसियत में मुकम्मल डेफिनेशन देगा, वेदर वो किसी और के साथ प्रोवाइज़ो में अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप में मुकम्मल होगा। ठीक है, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, इसके ये चैप्टर्स हैं और इतने सेक्शंस हैं। अब ये 511 तो टोटल है ना, इसमें से कुछ कहीं ओमिट भी हुए होंगे, कुछ चैप्टर भी ओमिट आपको नज़र आएगा, लेकिन हम ये फ़िलहाल टोटल को ही काउंट कर रहे हैं। आज की क्लास के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि पीपीसी इज़ द डिक्शनरी ऑफ क्राइम्स। ये क्या करते हैं, टेल्स अस थेफ्ट, ये मैंने ऊपर कुछ चीज़ें बता भी दी हैं। ये वाला सेक्शन फिर मर्डर का हो गया, फिर ये रेप केसेस का 375 है, 76, ये इस तरह। ठीक है, हमने चूँकि एसडीईओ के सिलेबस के लिए करना है, लेकिन याद रखें कि ये वाला सेक्शन जो है जनरल एक्सप्लेनेशंस का, और इसके बाद आ जाएगा एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये हम करीबन 6 से 52 ए तक चलेंगे और उसके बाद ये 76 से 95 तक चलेंगे और उसके बाद सज़ाएं शुरू हो जाएंगी। हम थोड़ा सा क्राइम्स में चले जाएंगे। ये तो डेफिनेशन का एरिया सारा, ठीक है। फिर क्राइम स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले ये 107 से 120 तक हम आ जाएंगे अबेटमेंट एंड कॉन्स्पायरेसी पे, और उसके बाद इसको हम कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे 121 से 298 सी तक। हमने चूँकि पब्लिक ऑफेंसेस करने हैं तो ये सारे पब्लिक ऑफेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। तो वेदर आप तैयारी कर रहे हैं एसडीईओ की या किसी और लॉ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। इसमें स्टेट एंड आर्मी के रिलेटेड ऑफेंसेस भी होंगे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, रेटिंग है, ये इंतशार जिसको हम कहते हैं राइटिंग, और उसके बाद अनलॉफुल असम्बली है, फिर पब्लिक सर्वेंट से मुतलका, फिर इलेक्शंस के कंडक्ट से मुतलका, और फिर फॉल्स एविडेंस से मुतलका, फिर कंटेम्प्ट्स आ जाएंगी, फिर रिलीजन रिलेटेड ऑफेंसेस यानी किसी प्रॉफिट की जो है वो कोई तौहीन करता है या मजहबी किसी की मजहबी फीलिंग को हर्ट करता है, अलहामी किताब के बारे में कोई जो है वो तौहीन आमेज़ बात करता है, तो वो हम ये 295 से आगे इनमें डील करेंगे। ठीक है, तो इन सब को हम कहते हैं ये पब्लिक ऑफेंसेस हैं। ये क्या हैं, पब्लिक ऑफेंसेस। तो यहाँ पे मेजर तो 3 पोर्शन बनते हैं, एक तो है जनरल एक्सप्लेनेशन का, और उसके बाद है एक्सेप्शंस का, और फिर हम आ जाते हैं ये पब्लिक ऑफेंसेस के अंदर। लेकिन इनका जितना भी कन्वीनियंट हो सका हम वीडियोस को जो है वो उसकी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात हुई थी कि आपने पहले रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने रीडिंग कर ली है तो वेल एंड गुड, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहली ही गो में समझ आ जाएंगी।
और अगर आपने रीडिंग नहीं की तो इस वीडियो को देखने के बाद रीडिंग करें, और फिर जो गैप्स रह जाते हैं उनके लिए फिर इस वीडियो को रीडिंग के साथ रख के या अपनी कॉपी को साथ रख के जो है वो टैली करें। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सेकंड गो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जनरल एक्सप्लेनेशंस। ये हम सेक्शन 6 से 52 तक जाएंगे। ये उसके कुछ पोर्शंस बनाए हुए हैं। हम वैसे 6 से 52A तक जाएंगे जिनमें जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं। उसके बाद हम एक्सेप्शंस की तरफ जाएंगे। जिस तरह हम कोई भी एक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशंस आती हैं, तो यहाँ पे भी डेफिनेशंस हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इन डेफिनेशंस को आपने जो है याद रखना है। ज़ाहिर सी बात है जब आप CRPC में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी, और इसके अलावा PPC तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी क्रिमिनल प्रोसीजर में जहाँ भी कोई जो है डेफिनेशन यूज़ होगी, अनलेस कि वहाँ पे कोई उसका कंट्ररी मीनिंग ना दिया गया हो, तो ये PPC में जो डेफिनेशंस हैं यही अप्लाई होंगी, ठीक है। सेक्शन 6 क्या है? डेफिनेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, कि एवरी ऑफेंस डेफिनेशन जो है वो अप्लाई होगी विद जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस क्या होती हैं? कुछ तो जनरल एक्सेप्शन हमने यहाँ पे जो 75 से ऑनवर्ड देखनी है, 76 से। बाकी वाली सम टाइम किसी ना किसी जो है क्राइम को बयान करते हुए उसकी प्रोवाइजो वगैरह आ जाती हैं या एक्सेप्शन वहीं पे दे दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि क्राइम की जो भी डेफिनेशन होगी वो हमेशा हर जगह पे वही समझी जाएगी जो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, अनलेस के कोई एक्सेप्शंस मौजूद ना हो, ठीक है। एक्सेप्शन होगी तो एक्सेप्शन के साथ हम उस डेफिनेशन को जो है वो डील करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मर्डर है, किसी ने मर्डर कर दिया है, तो कोई चाइल्ड है 7 ईयर का या फिर 10 साल का कोई बच्चा है जो अनसाउंड माइंड नहीं है, उस लिहाज से वो अपनी जो है शऊर को नहीं इस्तेमाल कर पा रहा या शऊरी लेवल तक वो नहीं पहुंचा, तो वो जो 302 है उसकी सज़ा उस तरह उसको नहीं मिलेगी। वो फिर जनरल एक्सेप्शन जो हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अदरवाइज डेफिनेशंस हमेशा यही रहेंगी जो हम अभी करने लगे। सेक्शन ये पहले कंफर्म उसने कर दिया है कि ये वाली डेफिनेशन अप्लाई होंगी। सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन, किसी चीज़ का, किसी एक्ट का या किसी एक्शन का जो एक बार तारीफ कर दी जाएगी PPC के अंदर, वो सारे कोड के अंदर, इस सारे एक्ट के अंदर वही समझी जाएगी। सेक्शन 8 क्या कहता है? जेंडर। हम यहाँ पे मेल या फीमेल के लिए ही का जो है प्रोनाउन या ही के रिलेटेड जो बाकी सूरतें होती हैं, दे वगैरह, देयर वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे ये नहीं होगा कि फीमेल है तो वहाँ पे शी यूज़ कर लें। ही प्रोनाउन प्राइमरी तौर पे यूज़ होगा। सेक्शन 9 क्या है? सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड प्लूरल इंक्लूड्स सिंगुलर। आपने ज़ाहिर रीडिंग तो की होगी या बाद में आप करेंगे। अगर कहीं पे आ जाए कि फार्मर, तो बाकी सारे फार्मर्स पे भी वो चीज़ अप्लाई होगी जो एक फार्मर के लिए कानून जो है वो शिक बना रहा है, तो बाकी पे भी वही अप्लाई होगी। और अगर किसी क्लास के लिए मोर देन 1 स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज़ जो है वो अप्लाई की है किसी जगह पे, तो किसी एक के लिए भी वही अप्लाई होगी। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिंगल बंदे के लिए बात थी तो बाकी इससे मुबर्रा हैं, या फिर उस वक्त उस क्लास के लिए ये बात थी तो इसके अलावा जो कोई बंदा उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, अकेला सिंगुलर, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। कानून मजमूई तौर पे हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सप्लेन करेगा। सेक्शन 10 क्या है? मैन एंड वुमेन। मैन का मतलब यहाँ पे होगा मेल, खा वो 2 साल का बच्चा हो, खा वो 78 साल का हो, उसको हम मेल ही कहेंगे, मैन ही कहेंगे। वुमेन के लिए भी किसी भी एज की लड़की हो उसको हम वुमेन ही कहेंगे। ये नहीं कि उसको हम छोटी है तो उसको हम गर्ल कहते हैं, नहीं। मैन और वुमेन ये दोनों एक्सप्रेशन इसी तरह यूज होंगे। सेक्शन 11 क्या कहता है? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होगा? ये वैसे हम लैंड रेवेन्यू एक्ट या बाकी वाले एक्ट्स में पढ़ चुके हैं। पर्सन के अंदर कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी या कोई डिपार्टमेंट भी आ जाता है। पर्सन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नेचुरल पर्सन ही है,
नेचुरल पर्सन के साथ साथ कंपनी को भी पर्सन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोसीडिंग करते हैं तो वहां पे पर्सन का वर्ड यूज होगा ना बार बार, तो उस पर्सन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद पब्लिक क्या होती है? पब्लिक मीन्स एनी कम्युनिटी और क्लास ऑफ द पीपल, ये ह्यूमंस की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है, ठीक है, कम्युनिटी। सेक्शन 14 क्या कहता है? सर्वेंट ऑफ द स्टेट। अब ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट और एक और भी डेफिनेशन यहाँ पे है कि पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एक तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये तो फेडरल या पब्लिक, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये जो कमीशन ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर के लेवल पे लोग होते हैं, उनको हम सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहते हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट, हजार सी बात है, इसके लिए चूंकि पाकिस्तान पीनल कोड है और ये जुडिशरी का टोटल सेटअप जो है ये वफाकी तर्ज पर चलाया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि रेफर्स टू अथॉरिटी एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर एग्जेक्टिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। और दूसरा हम जब देखें कि हाई कोर्ट्स के लेवल पर जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पे प्रोविंशियल लेवल की भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई होती हैं, तो जो भी उस वक़्त की अथॉरिटी है उसको हम गवर्नमेंट कहेंगे। जज क्या होता है? अ पर्सन लीगली एम्पावर्ड टू गिव डेफिनेट जजमेंट, जो फैसला देने की ताकत जिनको स्टेट ने दी हुई है उनको हम जज कहेंगे। मजिस्ट्रेट्स वगैरह इसमें शामिल हैं, सेशन जजेस या ऊपर हमारे हाई कोर्ट के जजेस सब। सेक्शन 20 क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस। अ जज और अ बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग, एक जज साहब फैसला फरमा रहे हैं तो उस जज को उस वक्त हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे, या एक से ज्यादा जजेस फैसला कर रहे हैं तो उनके उस एक्ट को, उस एक्टिंग जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम कोर्ट कह देते हैं, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डेफिनेशन में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में किया था कि जजेस की जो बॉडी, जजेस जमा होते हैं, जजेस के मजमुए को उन किसी एक्ट करने के लिए जब जमा होते हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो उसमें ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी सुप्रीम कोर्ट के वो जो जजेस होते हैं सीनियर, उनका एक पैनल होता है, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसी तरह कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ये है कि एक जज कोई फैसला कर रहा हो, एक्टिंग हो, परफॉर्मेंस में हो, ठीक है, डूइंग प्रोसीडिंग हो, तो उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। पब्लिक सर्वेंट में ये बात और लोग भी आ जाते हैं, ऊपर स्टेट सर्वेंट था ना, इसमें मिलिट्री ऑफिसर आ जाते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, फिर जजेस भी इसमें आ जाएंगे, ज्यूरी मैन, असेसर, आर्बिट्रेटर्स, ये सारे लोग हैं, इनको हम पब्लिक सर्वेंट के तौर पे लेंगे, ठीक है। बाज़ का ये होता है कि किसी बंदे की जो है वो डिफेक्टिव अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन जितनी देर वो था उतनी देर उसको हम पब्लिक सर्वेंट ही समझेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 22 क्या है? अच्छा, ये एक रह गया कि इलेक्शन क्या है। इलेक्शन में भी हम मेंबर की सिलेक्शन ही होती है ना, फॉर लेजिस्लेटिव या म्यूनसिपल या पब्लिक अथॉरिटी, तो ये सारे इलेक्शन में जो इलेक्ट होते हैं वो भी, उनको भी हम पब्लिक सर्वेंट ही कहते हैं। अच्छा, सेक्शन 22 क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड के अलावा, अब जिसने लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है उसको ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए पहले ही कि लैंड के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और लैंड चूंकि एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट नहीं हो सकती उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ऑक्शन के वक्त जो है वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं, वो भी आपको पता है। उसके बाद 33 है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। मैं मिसाल से समझा देता हूँ। ए और बी पर्सन है, ए ने बी से कोई चीज़ जो है वो छीन ली है इलीगली, तो ए का रॉन्गफुल गेन हुआ और बी का रॉन्गफुल लॉस हुआ। लीगल लॉस तो नहीं है ना, वो अपनी मर्जी से तो नहीं उसका लॉस हो रहा है ना, या उसके अपने एक्ट से तो नहीं ना हो रहा। ये लॉस रॉन्गफुल बी का और गेन रॉन्गफुल ए का, यानी रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। 24 क्या है? डिसऑनेस्टी। देखें, इंटेंट जो है ना, एक वर्ड इंटेंट हमेशा याद रखें। कानून में जब भी बात होगी ना, सबसे पहले इंटेंशन देखेंगे। बंदे ने मर्डर कर दिया, देखा जाएगा कि उसकी इंटेंशन मर्डर की थी या नहीं। अगर इंटेंशन मर्डर की थी तो सज़ा और होगी, अगर इंटेंशन मर्डर की नहीं थी तो सज़ा और हो सकती है। और बाज़ औक़ात
बंदा मासूम भी साबित हो जाता है कि इस बंदे ने तो गुनाह नहीं किया, इस बंदे ने जुर्म नहीं किया, ये इनोसेंट है, इसकी इंटेंशन ये नहीं थी। मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाने वालों को के लिए ये होता है कि बंदा तो गाड़ी चला रहा था, अचानक कोई बंदा आगे आ गया, या दूसरी बात आगे हम कुछ और सिचुएशंस भी पढ़ेंगे लेकिन जब तक रॉन्गफुल गेन की बात नहीं होगी तब तक हम उसको डिसऑनेस्टली नहीं कहेंगे। रॉन्गफुल गेन के लिए अगर कोई किसी का लॉस किया गया है तो उसको हम डिसऑनेस्टली कहेंगे, डिसऑनेस्टली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रॉडलेंटली कहाँ पे होता है? फ्रॉड करना, चीट करना, इंटेंट हो। मैंने कहा ना बार बार इंटेंट का वर्ड आ रहा, तो इसको समझ ही लें कि जहाँ पे को आप ऐसा काम देखते हैं जिससे किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी से फ्रॉड करना, किसी को फ्रेब देना मकसद है, तो उसके अमल को हम फ्रॉडलेंटली एक्ट कहेंगे, ठीक है। सेक्शन 26 है रीजन टू बिलीव। रीजन क्या है? किसी बंदे के पास कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर यकीन किया जा सके, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई गवाही है, या किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो उस बंदे पर यकीन करने के लिए हमें मजबूर करती है, उस चीज को हम रीजन टू बिलीव कहते हैं। सेक्शन 27 क्या है? प्रॉपर्टी विद वाइफ। कहते हैं कि किसी बंदे की वाइफ उसके क्लर्क्स यानी उसके जो स्टाफ वगैरह या उसके सर्वेंट्स वगैरह के नाम पर जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर देता है तो वो उसकी अपनी पोजेशन समझी जाएगी, ठीक है। जिसकी वो पोजेशन ऑफ द ऑनर, जो उसका मौजूदा ऑनर है, उसी की पोजेशन समझी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 28 क्या है? काउंटरफेट। काउंटरफेट क्या होता है? कॉपी करना किसी चीज को। कोई जाली नोट बन रहा है, ठीक है, तो खा वो एग्जैक्टली सेम टाइप का नहीं भी बना, लेकिन मकसद लोगों को धोखा देना है, ठीक है, इंटेंट टू डिसीव है, तो हम उसको काउंटरफेट के अमल में लेंगे, ठीक है, उस काउंटरफेट पर्सन समझेंगे उसको। डॉक्यूमेंट क्या होता है? सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट बताता है। डॉक्यूमेंट में लेटर, फिगर्स, मार्क्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई चेक्स, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैप है, राइटिंग है, कोई गवाही का पेपर है, या किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट जो प्रोसीडिंग में इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। सेक्शन 30 क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है कि कोई भी लीगल राइट्स को ट्रांसफर करने वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, लीगल राइट्स को या लाइबिलिटी को। लीगल राइट तो ये हो गया ना कि वो डॉक्यूमेंट जिसके पास है, प्रॉपर्टी उसकी है। दूसरा ये भी है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके नाम है या जो वो प्रॉपर्टी जिसके नाम है, प्रॉपर्टी अगर गलत जगह पे गाड़ी इस्तेमाल हो रही है तो मालिक ही फंसेगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, कोई कॉपी है गाड़ी की, या रजिस्ट्री है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी चीज़ के ऑनरशिप का, तो जिसके नाम होगा उसी को ही उसके राइट्स जाएंगे और उसकी लाइबिलिटी भी उसी के ऊपर होगी। 31 है अ विल। विल क्या होती है? वसीयत। ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है कि लोग नॉर्मली अपनी जायदाद को ट्रांसफर करने के लिए वसीयत, विल कहते हैं वसीयत।